हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसके दो केस हमने समझ लिए थे। पहले केस में हमने आप लोगों को बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है या एंटी पैरेलल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है और वो जिस रास्ते पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में उसी रास्ते पर सीधा निकल जाता है। उसके रास्ते में कोई भी चेंज नहीं आता। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड केस हमने पढ़ा था व्हेन अ पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तब वो एक सर्किल पर मूव करता है। उसका पाथ क्या होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, इट विल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था R=mv/qb, जो किस फॉर्मूले की हेल्प से आया था कि जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ करता है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दिया जाता है। उन दोनों ही फोर्सेस को हमने क्या कर लिया था, इक्वल कर लिया था। वहां से हमने रेडियस निकाली थी, स्पीड निकाला था, टाइम पीरियड निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाली थी और एक बात और बताई थी कि जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसका टाइम पीरियड कभी भी उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं किया करता है, यानी कि चाहे सर्किल बड़े सर्किल का हो चाहे छोटे सर्किल में हो, टाइम पीरियड सेम रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड पाथ। तो ये दो केसेस पढ़ लीजिए। अब तीसरा एक पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं हम कि अगर पार्टिकल ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, यानी कोई भी एक एंगल 30, 60, 45 कोई भी 125, 120 कितना भी एंगल बनाए हुए जब एंटर कर रहा है तब जो उसका पाथ होगा वो क्या होगा। तो यहां से हम तीसरी बात पढ़ने जा रहे हैं, लेट द पार्टिकल enters a magnetic field making an angle theta with the direction of field। फील्ड के डायरेक्शन के साथ उसने एंगल थीटा बनाया हुआ है, यानी कुछ इस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो पार्टिकल ने ऐसे एंट्री ली थीटा एंगल बनाते हुए, ये v स्पीड थी इसकी, q चार्ज था इसका। जब इस तरह से एंट्री ली तो इसका एक कंपोनेंट होगा इधर v cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा इसको कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है, और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब यहाँ समझना होगा कि मोशन क्या होगा। तो हम ये जानते हैं जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है तो वो सीधे चलता है, यानी इस कंपोनेंट की वजह से उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। कैसा जाएगा, वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा। कैसा, स्ट्रेट। बट जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तब वो क्या बनाता है, एक सर्किल बनाता है। तो अब इस कंपोनेंट की बात करेंगे, यानी कि ये क्या है, इसका वेलोसिटी, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर क्या है, इसका वेलोसिटी। ये तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। किधर लग रहा है फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन में। इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अंदर की तरफ। किधर लगेगा, ऐसे करके पार्टिकल ने एंटर किया है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है इधर डायरेक्शन में, ये इसने ऐसे एंटर किया है। तो जो परपेंडिकुलर वाला है वो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या कराएगा, उसको सीधे मूव कराएगा। तो उसकी वजह से पार्टिकल ये थोड़े से हेलिकल पाथ पर मूव करता हुआ निकल जाएगा। तो जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो उस वक्त वो एक हेलिकल पाथ यानी स्प्रिंग के जैसा उसका रास्ता होता है, और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ कहा करते हैं। ये क्या कहलाता है, इसको हम हेलिक्स कहते हैं।
ये क्या होता है, हेलिक्स, और इस पाथ का नाम क्या है, हेलिकल पाथ। तो जब भी पार्टिकल कोई एक एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो एक हेलिकल पाथ पर मूव करेगा। किस तरह से जाएगा, ऐसे। तो अब ये क्या है, सीधे वाला कंपोनेंट ऐसे जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला इसको ऐसे मूव कराएगा, फिर सीधे जाएगा, फिर ऐसे मूव कराएगा, सीधे और ऐसे, सीधे और ऐसे। तो क्या करेगा, ये ऐसे स्प्रिंग की शेप में आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा पार्टिकल। तो इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से गया, ये इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से इसकी मोशन हो जाएगी। तो जब कोई पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी, एंगल थीटा बनाते हुए उस पर एंटर करता है, तो उसके पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करने की कोशिश करता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या करता है, वो सर्किल में मूव करता है। इन दोनों के असर से ना ही वो सर्किल में मूव कर पाता है, ना ही वो पैरेलल डायरेक्शन में जा पाता है। वो क्या करता है, स्प्रिंग की शेप, हेलिक्स की शेप में आगे बढ़ता है। इस पाथ को कहते हैं हम हेलिकल पाथ। अब इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि लेट जब थीटा, तो देयर आर टू कंपोनेंट, there are two components of the velocity. Velocity of particle. दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक है पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। तो जो हेलिकल पाथ के लिए दो कंडीशन है, एक रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, so we have to find the radius of the helical path. So for the radius of the helical path, जो पाथ है हमारा हेलिकल पाथ, उसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी मैग्नेटिक फील्ड। हमने बताया था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स आया करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आता है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो क्या आएगा, क्यू बी परपेंडिकुलर बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर हो गई बात। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और दोनों ही कंपोनेंट कैसे आएंगे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये आर इधर आएगा और ये एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन क्यू बी परपेंडिकुलर बी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रेडियस आएगा तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, यानी आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू। अब ये फॉर्मूला आएगा जब हेलिकल पाथ पर मूव कर रहा होगा, तो उस हेलिकल पाथ पर मूव करते हुए पार्टिकल की जो रेडियस होगी, आधे ऐसे वाले ऐसे सर्किल की, एक सर्किल की जो रेडियस होगी वो रेडियस कैसे होगी, इस फॉर्मूले से दी जाएगी, आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, पिच ऑफ द पाथ। तो पिच का मतलब क्या होता है वो समझते हैं अभी हम, ठीक है। तो पहले ये चीज समझ लेंगे, जब पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर करता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v पैरेलल इक्वल्स टू v cos थीटा, v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू v sin थीटा। अब हमें ये मालूम है पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करने की कोशिश करेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो सर्किल बनाने की कोशिश करेगा। तो अब चूंकि दोनों ही असर हैं इसके, पैरेलल डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी, तो ना ही सीधे जा सकता है और ना ही सर्किल बना सकता है। तो उन दोनों के असर से ये एक हेलिक्स स्पाइरल शेप में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये पहली बात निकाल दी हमने, इसका रेडियस, तो कितने रेडियस के शेप में ये आगे बढ़ेगा। इसके बाद आता है हमारे पास पिच ऑफ द पाथ। तो नेक्स्ट जो बात है हमारे पास वो है यहाँ पर पिच ऑफ द हेलिक्स या पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो दूसरी है हमारे पास पिच ऑफ द पाथ। तो जो पिच का मतलब है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी क्या है, एक पैरेलल डायरेक्शन में या एक टाइम पीरियड में, जो उसका टाइम पीरियड है अपना, उस टाइम पीरियड के दौरान पैरेलल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। अगर मैं डायग्राम में देखता हूँ अपने, यानी कि ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये पिच कहलाएगी। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, क्या कहलाएगा, ये पी कहलाएगा, पिच। पिच का मतलब क्या है, वन कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी जो उसका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग इट्स टाइम पीरियड,
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल along the direction of magnetic field. So the distance traveled by the particle along the direction of magnetic field during its time period, जिसका टाइम पीरियड है उतनी देर में, इज कॉल्ड पिच। क्या कहलाता है वो? उसका पिच कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पिच। तो पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस, पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, v पैरेलल इनटू टाइम। तो v पैरेलल कंपोनेंट कितना है हमारे पास? p इक्वल्स टू v पैरेलल हो जाएगा v cos थीटा, और टाइम पीरियड कल बताया गया है तुम्हें, हमने लास्ट लेक्चर में तो पढ़ाया था, t इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। क्या बताया था ये? 2πr अपॉन v, और r की वैल्यू लगा दी थी m v अपॉन क्यू v, तो 2πm अपॉन क्यू v। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता था 2πm v cos थीटा अपॉन क्यू v। यहाँ से था r की वैल्यू हमने क्या लगा दी यहाँ पर? 2π अपॉन v और m v अपॉन क्यू v, तब v से v कैंसिल हो गया था, देन 2πm अपॉन क्यू v। तो ये बताया था हमने, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर? वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं किया करता है। तो ये पिच का फॉर्मूला आ जाता है निकल कर। तो कोई भी पार्टिकल जब एंटर करता है किसी एंगल थीटा पर, तो उसमें ये कंडीशन हुआ करती है, इस पाथ पर मूव करता है, इस पाथ की रेडियस और इस पाथ के लिए पिच। अभी हम पूरा का पूरा टॉपिक जो हमने इससे पहले 2 लेक्चर अभी हमने आपको वीडियो सेंड की हैं, 2 लेक्चर की, एक फोर्स वाले टॉपिक पर, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है और चार्ज पार्टिकल की मोशन क्या होती है, इन दोनों ही लेक्चर के अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उन न्यूमेरिकल्स से हमें सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए।